हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि CDP के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूं। तो ये पेपर फरवरी 2014 वाला है। तो इसमें CDP के जो क्वेश्चन हैं उनको मैं सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि। पहला विकल्प लिखा है, वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं। दूसरा विकल्प है, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। तीसरा विकल्प लिखा है, वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकें। और चौथा है, किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए वे सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो प्रश्न में पूछा गया है कि CBSE द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है। तो पहला विकल्प लिखा है कि वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करें कि और सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जाती हैं, यानी स्कोर गुड ग्रेड्स। तो ये तो विकल्प नहीं हो सकता है उत्तर, क्योंकि अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं ये सीखना सामाजिकरण से संबंधित तो नहीं है। तो पहला विकल्प तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। चौथे विकल्प में लिखा है, किसी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए वे सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये भी उत्तर नहीं होगा। किसी भी प्रकार की पृष्ठभूमि होते हुए वे विद्यालय द्वारा वे सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय प्रदान करता है। तो हो सकता है कहीं कहीं विद्यालय में भेदभाव किया जा रहा हो, तो क्या बच्चे वो सब स्वीकार कर लें? ये भी प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकें, ये भी गलत है, क्योंकि बच्चा पढ़ किस लिए रहा है। अगर कोई नियम गलत है तो वह उस पर अपने विचार प्रदर्शित कर सके, ये नहीं कि जो नियम बने हुए हैं उनका अनुपालन करने के लिए उसे तैयार किया जाए बिना प्रश्न उठाए। तो ये भी प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। दूसरा विकल्प इसमें बिल्कुल सही है कि वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। यानी सामूहिक कार्य करेंगे तो सक्रिय भागीदारता वे निर्वाह कर सकेंगे और सामाजिक कौशल सीख सकेंगे, सामाजिक कार्यों को सीख सकेंगे। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? पहला विकल्प है सक्रिय अनुकूलन, दूसरा है पारस्परिक शिक्षण, तीसरा विकल्प है संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, और चौथा है अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। तो पूछा गया है कि कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है वाइगोत्स्की ने दिया है, ये आपको याद रखना है। और वाइगोत्स्की से प्रश्न पूछा जाता है तो इन्हें आप इनका जो सिद्धांत है पूरा कंप्लीट पढ़ के जाइएगा जब भी आपका एग्जाम हो, क्योंकि इनसे प्रश्न हमेशा ही पूछा जाता है। इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही होगा, पारस्परिक शिक्षण। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का
निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? पहला विकल्प है औपचारिक चरण, कानून और व्यवस्था। दूसरा है पर औपचारिक चरण, सामाजिक संविदा। तीसरा है पूर्व औपचारिक चरण, दंड प्रवर्तन। और चौथा है पूर्व औपचारिक चरण 2, वैयक्तिकता और विनिमय। तो कोहल वर्ग ने बच्चों को उनके उत्तर के लिए दिए गए कार्यों का विश्लेषण किया और उन्होंने नैतिक तर्क के 3 सामान्य स्तरों को बताया है। कौन कौन से हैं? पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। और प्रत्येक स्तर पर 2 चरणों का वर्णन किया है। तो इस प्रश्न में कहा गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, इस प्रकार से प्रदत्त कार्यों का निर्माण किया गया है और विद्यार्थी बिना किसी सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। तो इसमें पहला विकल्प सही होगा, औपचारिक चरण 4, कानून और व्यवस्था। और ये सब अभी आपको समझ में कम आ रहा होगा, ये आप डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। कोहल वर्ग ने जो 3 सामान्य स्तरों की पहचान की, उन्हें आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, जो मैंने अभी आपको बताए थे, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। ये आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब आप इस प्रश्न को सही से समझ पाएंगे। अगला प्रश्न है, लिखा है 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है। पहला विकल्प है नियमों के प्रति घृणा। दूसरा है स्वायत्तता। तीसरा है किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन। और चौथा है परिपक्वता। तो देविका जो है 14 वर्ष की है और अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है, यानी कि दूसरा विकल्प इसमें सही होगा, स्वायत्तता। वह स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी विकसित कर रही है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूवी के अनुसार समुचित है? पहला विकल्प है कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। दूसरा है विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। तीसरा है जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, अपितु इसका कर्षण यानी संवर्धन करना चाहिए। और चौथा है कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए। तो प्रगतिशील शिक्षा के बारे में आपको सबसे पहले जानना चाहिए। तो यह एक शैक्षिक प्रणाली है जो बच्चे की जरूरतों और क्षमताओं द्वारा निर्धारित गतिविधियों के आधार पर सीखने की प्रक्रियाओं में लचीलेपन की अनुमति देती है। तो ये आपको याद रखना है। इसके जनक जो हैं जॉन ड्यूवी हैं, तो ये भी याद रखना है। अब इस प्रश्न में पूछा गया है कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में जो समुचित कथन है वह बताइए। तो इसमें दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है। पहला विकल्प है चलाघात। दूसरा है पठन वैकल्य। तीसरा है वाक्य संबद्ध रोग। और चौथा है भाषाघात। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही हो जाएगा। भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार पूछा गया है तो भाषाघात होगा, जिसे अफेजिया कहा जाता है इंग्लिश में। तो चौथा विकल्प इसमें सही है। और यह तंत्रिका संबंधी विकार को संदर्भित करती है जो संज्ञानात्मक हानि का कारण बनता है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबद्ध नहीं है? पहला विकल्प है यह शोध आधारित नहीं है। दूसरा है विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। तीसरा है प्रगतिशील विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। और चौथा है इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया, ये आपको याद रखना है। अब इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। ये संबद्ध नहीं है पूछा गया है, इसलिए ये उत्तर है। क्योंकि प्रतिभाशाली विद्यार्थी केवल एक क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित नहीं करते, वे कई क्षेत्रों में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए वे प्रतिभाशाली होते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि संबद्ध नहीं है, इसीलिए तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि? पहला विकल्प है विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। दूसरा है यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता। तीसरा है यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। और चौथा है यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल सुसंगत नहीं है। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही हो जाएगा। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, इसीलिए पहला विकल्प इसमें इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद। पहला विकल्प है लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। दूसरा है हानिकारक हैं क्योंकि इनमें विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। तीसरा है अनुपयुक्त हैं क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर पर पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। और चौथा है लाभकारी हैं क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। तो कक्षा में विद्यार्थियों के जो वैयक्तिक विभेद हैं लाभकारी होते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक कक्षा में एक ही तरीके के विद्यार्थी हों, ऐसा तो संभव नहीं है। विद्यालय में और विद्यालय की कक्षाओं में वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है, अपने घर में भी पाई जाती है, अपने भाई बहन भी आदतों में रंग रूप में एक जैसे नहीं होते। तो वैयक्तिक विभेद तो कक्षा में भी पाया जाएगा, विद्यालय में भी पाया जाएगा। और ये लाभकारी होता है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापक को प्रवृत्त करते हैं। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि? पहला विकल्प है राष्ट्र में विद्यालयी शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके। दूसरा है सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। तीसरा है विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके। और चौथा है विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। तो विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है, यानी एक जो विकल्प है वह अन्य से संबद्ध नहीं है, वही आपको बताना है। पहला विकल्प है प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना।
दूसरा है किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना। तीसरा है प्रश्नोत्तरी परिचालित करना। और चौथा है स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। तो प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना और प्रश्नोत्तरी यानी क्विज परिचालित करना, लेकिन स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना, ये बाल केंद्रित दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है। जबकि ये तीनों आप देख रहे हैं विकल्प बाल केंद्रित शिक्षा से यानी बाल केंद्रित दृष्टिकोण से संबंधित है, लेकिन चौथा विकल्प इनसे संबद्ध नहीं है। तो चौथा विकल्प ही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो चौथा विकल्प है ये सीखने की बजाय मूल्यांकन पर जोर देता है कि स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। तो चौथा विकल्प ही इनसे भिन्न है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है। पहला विकल्प है, क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी गणित की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। दूसरा है, पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाई गई क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण कौन सा था। तो ये सृजनशील इसमें लिखा हुआ है, ऊपर वाले मूल्यांकन लिखा हुआ है। तीसरा लिखा है, जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन पकाने हेतु कोई नई पाक विधि लिखिए। और चौथा लिखा है, निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। और इसे कहा गया है विश्लेषण। तो मिलान जो सही तरीके से है वह आपको बताना है। तो यह जो प्रश्न है ये बेंजामिन ब्लूम का जो वर्गीकरण है उससे संबंधित है। तो इसमें जो सही विकल्प है वह चौथा विकल्प है, निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। तो इसमें विश्लेषण करना है। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बेंजामिन ब्लूम ने जो वर्गीकरण दिया है वह भी आपको डिटेल में पढ़ना है। तो ये प्रश्न उसी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारता द्वारा सफल हो सकें। पहला विकल्प है, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। दूसरा है, पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें। तीसरा है, अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्रायः तुलना करते रहना। और चौथा है, इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी करे कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारता द्वारा सफल हो सके। तो वंचित विद्यार्थी कौन है, सबसे पहले तो ये आपको जानना आवश्यक है। तो सामाजिक रूप से वंचित विद्यार्थी वह हैं जो समुदाय के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं। ऐसे बच्चे संचयी शैक्षिक घाटे, एक उच्च ड्रॉप आउट दर और बौद्धिक कामकाज में एक गंभीर कमी दिखाते हैं। और इस तरह के जो बच्चे होते हैं पिछड़ेपन, हताशा, आक्रामकता, असाधारणहीनता, हीन भावना और प्रेरणा की कमी जैसी विशेषताएं इनमें पाई जाती हैं। तो इसमें पूछा गया है कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारता द्वारा सफल हो सके। तो इसमें पहला विकल्प सही होगा कि आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। तो पहला विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। तुलना तो आपको कभी भी नहीं करनी है। यदि आप एक शिक्षक हैं और आप अपनी कक्षा में दो बच्चों की या श्रेणियां बनाकर तुलना नहीं कर सकते, तो ये कार्य आपको नहीं करना है, दंडित नहीं कर सकते हैं। तो इसमें पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। पहला विकल्प है आत्मविमोह, दूसरा है प्रमस्तिष्कघात, तीसरा है पर अभिघातज तनाव और चौथा है न्यून अवधान सक्रिय विकार। तो विकासात्मक विकार क्या होता है? तो इसे बचपन के विकार या विकास संबंधी विकलांगता के रूप में भी जाना जाता है और ये बचपन में उत्पन्न होती है।
और इसमें विभिन्न क्षेत्रों में गंभीर हानि होने वाले विकारों का एक जटिल समूह शामिल है। इसमें शारीरिक दुर्बलता, बौद्धिक अक्षमता, भाषण विकार और चिकित्सा स्थिति शामिल है। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा पर अभिघातज तनाव। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है बहुशास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है? पहला विकल्प है सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप, दूसरा है उपचारात्मक शिक्षण, तीसरा है विभेदित अनुदेशन और चौथा विकल्प है पारस्परिक शिक्षण। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, विभेदित अनुदेशन। अब ये क्या होता है? तो विभेदित अनुदेशन शिक्षण के लिए एक दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों को सीखने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? पहला विकल्प है वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक हैं। दूसरा है वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। तीसरा है अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। और चौथा है बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। तो प्रश्न में पूछा गया है कि प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? तो इसमें तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे निम्न श्रेणी पा सकते हैं। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चों के साथ भी कुछ समस्याएं होती हैं। कभी कभी वे उदास और निराश हो जाते हैं, दोहराव उन्हें नापसंद होता है और कभी कभी भ्रम महसूस करते हैं। तो इस प्रकार की समस्याएं प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं में पाई जाती हैं। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वे हमेशा ही उच्च श्रेणी प्राप्त करें, कभी कभी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे निम्न श्रेणी को प्राप्त करते हैं। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। पहला विकल्प है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। दूसरा है केवल निरयोग छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर। तीसरा है संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निरयोग बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर। और चौथा है विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। तो विद्यालय में जो समावेशन है वह इसी पर केंद्रित होता है। समावेशी जो शिक्षा है इसका अर्थ है कि सभी को समान रूप से एक छत के नीचे शिक्षा प्रदान करना। तो इसीलिए पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। पहला विकल्प है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। दूसरा है कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय। तीसरा है अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना। और चौथा है अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय। तो बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है कि इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि एक विद्यार्थी लगातार विद्यालय में निम्नतर श्रेणी प्राप्त करती है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है। पहला है वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। दूसरा है मोबाइल फोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त काल पर रोक लगाएं। तीसरा है जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें। और चौथा है घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें। अब एक विद्यार्थी है लगातार विद्यालय में निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है
तो अभिभावकों को अध्यापक की घनिष्ठ संगति में कार्य करना चाहिए। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि विद्यालय में बच्चा यदि लगातार निम्न श्रेणी प्राप्त कर रहा है तो अभिभावकों को भी अपना सहयोग देना है कि बच्चा क्यों उच्च श्रेणी को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। तो अभिभावक और अध्यापक घनिष्ठ संगति में कार्य करेंगे तो बच्चे की इस समस्या को दूर किया जा सकता है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? पहला विकल्प है अंतर्दृष्टि, दूसरा है मानसिक प्रारूपता, तीसरा है मोर्चाबंदी और चौथा है निर्धारण। तो समस्या समाधान को जो बाधित नहीं करता है वह है अंतर्दृष्टि, इंसाइट जिसे कहते हैं। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही हैं। वह क्या कर रही हैं? पहला विकल्प है वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। दूसरा है वह बच्चों से संपूर्ण पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से ना पढ़ने की आवश्यकताओं का संकेत दे रही है। तीसरा है वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्बलित कर रही हैं। और चौथा है वह विद्यार्थियों के सामर्थ्य अनुकूल स्मरण करने को प्रेरित कर रही हैं। तो शिक्षिका क्या कर रही हैं? पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ रही हैं और बच्चों को सारांश लिखने के लिए प्रेरित कर रही हैं, यानी कि सारांश लिखना सिखा रही हैं। तो वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही हैं। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? पहला विकल्प है अधिकाधिक सामान्यीकरण, दूसरा है सरलीकरण, तीसरा है विकासात्मक और चौथा है अत्यधिक संशुद्धता। तो यदि एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है तो दोनों में जो समान प्रकार की त्रुटि होगी वह है विकासात्मक। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? पहला विकल्प है संज्ञान भावना, दूसरा है तनाव विलोपन, तीसरा है निष्पत्ति चिंता और चौथा है संज्ञान प्रतियोगिता। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही हो जाएगा, संज्ञान भावना या इसे ही कहते हैं संज्ञान संवेग। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो संज्ञान और भावना चल रहे व्यवहारों को निर्धारित करने के लिए परस्पर सहभागिता देते हैं। हमारा संज्ञान यानी हमारी धारणाएं, स्मृति, व्याख्याएं संवेगों से संबंधित आवश्यक तत्व हैं। अतः संवेग की प्रक्रिया संज्ञान से शुरू होती है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? पहला है यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सकें। दूसरा है यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। तीसरा है विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु एक अच्छा संभावित परामर्श है। और चौथा है इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञ से कराया जा सकता है। तो परामर्श जो है एक संवादात्मक सीखने की प्रक्रिया है जिसमें परामर्शदाता मुद्दों को सुलझाने और निर्णयों तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही हो जाएगा कि यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंची कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? पहला विकल्प है राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। दूसरा है अपने रंगमंची कलाकार साथियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण, स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना। तीसरा विकल्प है उन रंगमंची कौशलों को अधिक समय देना जिनसे वह प्रफुल्लित होता है। और चौथा है संसार के श्रेष्ठ रंगमंची कलाकारों की निष्पत्ति से संबद्ध साहित्य पढ़ने के लिए तथा उससे सीखने के प्रयास के लिए कहना। अब इसमें सबसे कम प्रेरक होगा ये पूछा गया है, तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। ये सबसे कम प्रेरक है क्योंकि विद्यार्थी जो है उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंची कलाकार बनना चाहता है, उसे कोई छात्रवृत्ति थोड़ी प्राप्त करनी है, तो पहला विकल्प इसमें सबसे कम प्रेरक है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? पहला विकल्प है बंडूरा, दूसरा विकल्प है मैस्लो, तीसरा विकल्प है स्किनर और चौथा विकल्प है पियाजे। तो अब्राहम मैस्लो इस प्रश्न में सही विकल्प होगा। और अब्राहम मैस्लो के प्रेरणा के बारे में उनका जो दृष्टिकोण है बहुत ही लोकप्रिय है, जिसे आत्मबोध के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो डिटेल में आपको अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? पहला विकल्प है बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना। दूसरा है अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। तीसरा है समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना। और चौथा है कालांश की अवधि को 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना। तो कक्षा में अधिगम हेतु सहायक कौन सा तत्व हो सकता है? तो दूसरा विकल्प इसमें सही होगा अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है परिपक्व विद्यार्थी, पहला विकल्प है इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। दूसरा है अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। तीसरा है अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। और चौथा है कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते। तो जो परिपक्व विद्यार्थी होते हैं कभी कभी उन्हें भावनात्मक सहयोग की आवश्यकता होती है, यानी अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसे के कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? पहला विकल्प है विकास क्रमिक प्रकार से होता है। दूसरा है विकास निरंतरीय होता रहता है। तीसरा है अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न भिन्न रूप से होता है। और चौथा है विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही होगा, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। क्योंकि बच्चा जो है पहली बार आता है तो मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष बाद वही बच्चा जब विद्यालय में जाता है, प्रारंभिक विद्यालय में, तो अपना तनाव जो है चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अभी तो उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। तो विभेद और एकीकरण विकास के लक्षण हैं। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला विकल्प है आनुवांशिक बुनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। दूसरा विकल्प है गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक होता है
जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहनों का होता है। तीसरा है अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। और चौथा है विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा आनुवांशिक बुनावट व्यक्ति की प्रवेश की, बुनावट नहीं होगा यहाँ पर बनावट होगा। तो आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की प्रवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ये जो पेपर था ये फरवरी 2014 वाला पेपर था। आप लोग मेरे टेलीग्राम से ये सभी पेपर प्राप्त कर सकते हैं, मैंने उस पर पहले ही डाल दिए थे, तो आप लोग वहाँ से इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। और किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।